हेलो वन वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। मैं अमोल छेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट एकेडमी के इस नए एडिटोरियल एनालिसिस में। आज हम द हिंदू का एडिटोरियल का एनालिसिस तो करेंगे ही, उससे पहले 10 नए वर्ड्स भी देखेंगे। पर एक और नई इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम करने वाले हैं। जो 10 नए वर्ड्स हम आज देखेंगे उन्हीं 10 नए वर्ड्स के बेसिस पे एक क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे मतलब लाई है मैंने आपके लिए, आपको उसके आंसर्स बताने हैं। ठीक है, तो वो क्लोज टेस्ट हम एडिशनल आज करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द एक्चुअल क्लास देयर इज एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक। एक चीज़ तो मैं पिछले 7-8 दिन से आपको बता ही रहा हूँ कि 20 अगस्त से बैंकिंग एडवांस कोर्स की नई बैच शुरू हो चुकी है, जो शाम में 5:30 से 8 बजे तक होती है ऑफलाइन मोड में। अब एक ऑफलाइन मोड में नई बैच MBA CET के लिए शाम 4 बजे शुरू हो रही है। ये एक टाइम की रिक्वायरमेंट बहुत थी बच्चों की कि 4 बजे एक ऑफलाइन बैच शुरू कीजिए, ताकि कॉलेज होने के बाद और शाम की उनकी ट्यूशन से पहले एक स्लॉट मिल जाए जिसमें वो MBA CET की तैयारी जल्दी शुरू कर सके। तो बस आपने रिक्वेस्ट की थी और उसी को पूरा करने की कोशिश की गई है। तो 4 बजे 29 तारीख से 29 अगस्त से 4 बजे MBA CET की ऑफलाइन मोड में बैच शुरू हो रही है। तो यू आर ऑल वेलकम टू दैट बैच। Let us now begin with the actual class. तो पहला जो वर्ड है हमारे पास आज वो है मिलिएबल। मिलिएबल ये जो वर्ड है, आपने साइंस में डक्टिलिटी एंड मिलिएबिलिटी ये दो वर्ड सुने होंगे, है ना? सुने हैं ना, डक्टिलिटी एंड मिलिएबिलिटी। मेटल्स की खासियत होती है डक्टाइल, वो डक्टाइल होते हैं और मिलिएबल होते हैं। डक्टाइल मतलब क्या? डक्टाइल मतलब किसी भी मेटल को अगर आप स्ट्रेच करके, यानी उस पर स्ट्रेस देके उसको तार में बदल सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, तो उसे कहते हैं डक्टिलिटी, यानी वो डक्टाइल है। और दूसरी खासियत ये होती है कि उसको मार मार के अगर आप उसका फ्लैट सरफेस बना सकते हो, है ना, ऐसा फ्लैट सरफेस, तो फिर वो मिलिएबल है। या उसे किसी भी फॉर्म में गढ़ सकते हो तो वो मिलिएबल है। उसी से वर्ड यहाँ पे इंग्लिश में भी आया है कि अगर कोई चीज़ है जिसे आप अपने हिसाब से मोड़ सकते हो, या कोई ऐसी चीज़ जो अपने आप इजीली किसी भी मोल्ड में आ जाए, किसी भी शेप में आ जाए, यानी वो चीज़ फ्लेक्सिबल हो, तो हम उसे मिलिएबल कहेंगे। अब ये मेटल के लिए तो साइंस में तो हमने मेटल के लिए यूज़ किया था, पर इंग्लिश में व्यक्तियों के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति फ्लेक्सिबल हो और किसी भी फॉर्म में वो गढ़ा जा सकता हो, तो उसे हम मिलिएबल कहेंगे। देखो सेंटेंस, ये सेंटेंस देखो, द यंग आर्टिस्ट फाउंड द क्ले टू बी एक्सट्रीमली मेलिएबल। यहाँ पे व्यक्ति नहीं पर क्ले कैसा मिला उसको? मिलिएबल। मिलिएबल का मतलब वो क्ले को किसी भी फॉर्म में गढ़ सकता है, बना सकता है। अब क्ले को तो हम अलग अलग फॉर्म में से ही बना सकते हैं। एक्सट्रीमली मेलिएबल, अलाउइंग हर टू क्रिएट इंट्रिकेट डिजाइंस, जिसकी वजह से बहुत वो इंट्रिकेट यानी डिटेल्ड डिजाइन बना सकी, है ना, बारीक डिजाइन बना सकी। तो मिलिएबल का मतलब क्या होगा, मीनिंग क्या होगा इसका? इजीली इन्फ्लुएंस्ड और शेप्ड। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे आप बहुत इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उसे भी मिलिएबल कहेंगे। या ऐसा कहीं थॉट या कोई चीज जिसे आप बहुत इजीली शेप दे सकते हो, तो उसे भी हम मिलिएबल कहेंगे। सिनोनिम क्या होगा इसका? प्लाएबल। प्लाएबल का मतलब क्या होता है? प्लायर होता है, प्लायर यानी अपने हिसाब से जब आप किसी चीज को बदल सको तो वो चीज प्लाएबल होती है ना, जिसे आप प्लाई कर सको। फ्लेक्सिबल ये आपको पता है, एडेप्टेबल भी पता है, ठीक है। तो ऑल 3 ऑफ देम आर सिनोनिम ऑफ मिलिएबल। एंटोनिम क्या होगा इसका? रिजिड, जो बदलेगा नहीं, है ना, एकदम स्थिर, नहीं हम नहीं बदलेंगे, दैट इज रिजिड। इनफ्लेक्सिबल, है ना, जो नहीं बदलता। अनयील्डिंग, ये यील्डिंग तो वर्ड हमने बहुत बार देख लिया अभी। यील्डिंग मतलब जो दे देता है कोई भी चीज़, हाँ चलो जाओ ये लो छोड़ो, हाँ चलो छोड़ दिया, दैट इज यील्डिंग। आप किसी को कुछ बोलो और वो कर देगा, दैट इज यील्डिंग। पर जो रिजिड होगा वो क्या करेगा? नहीं देगा, नहीं देंगे, हम नहीं बदलेंगे, दैट इज अनयील्डिंग। ठीक है, तो ये हो गए इसके एंटोनिम्स। आज का क्लास खांसते खांसते होगा, ठीक है। मैं खांसते खांसते सिखाऊंगा, आप हंसते हंसते समझ लेना उसको। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ऑब्ड्यूरेट। अब ऑब्ड्यूरेट ये जो वर्ड है,
ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है रिजिडली किसी चीज को नहीं कहना, यानी नहीं बदलना। ये एग्जैक्टली मेलिएबल का एंटोनिम है, ऐसा समझ लो। मेलिएबल मतलब लोग बदलते हैं, है ना, इनको बदला जा सकता है, फ्लेक्सिबल होते हैं लोग। ऑब्ड्यूरेट मतलब ऐसा व्यक्ति जो नहीं बदलता और वो अपने ओपिनियन में चेंज नहीं लाता, उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो फिक्स है। अब उसको कितना भी बोलो यार ऐसा नहीं है, इस सोच को बदलो, वो अपनी सोच नहीं बदलेगा, उसे कहेंगे हम ऑब्ड्यूरेट। देखो सेंटेंस इसका, डिस्पाइट द एविडेंस द ऑब्ड्यूरेट लीडर refused to admit he was wrong. Despite the evidence, the obdurate leader, वो लीडर क्या था, कैसा था, obdurate था, मतलब एविडेंस भी था, फिर भी वो क्या, ये एडमिट करने को तैयार ही नहीं था वो कि वो गलत है। मतलब वो अपनी सोच या अपनी जो परिस्थिति है उसे बदलने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, नहीं चेंज करना था उसको। स्टबर्न था, बहुत रिजिड था, रिजिड है ना, अनयील्डिंग था। अभी जो हमने सारे वर्ड देखे ना मेलिएबल के एंटोनिम्स में, रिजिड, अनयील्डिंग, स्टबर्न, ये सारे वर्ड ऑब्ड्यूरेट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या मीनिंग है इसका, देखो, स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन, बदलने की तैयारी नहीं है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, स्टबर्न, अनयील्डिंग जो अभी देखा हमने, इनफ्लेक्सिबल ये भी देखा हमने। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, तो मेलिएबल इसका एंटोनिम हो गया अभी, ठीक है, और कंप्लायंट या प्लाएबल जो अभी हमने मेलिएबल का सिनोनिम देखा वो भी इसका एंटोनिम हो जाएगा, फ्लेक्सिबल या यील्डिंग। समझ गए, तो ऑब्ड्यूरेट एंड मेलिएबल आर एंटोनिम्स। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। क्या है नेक्स्ट वर्ड आज का, आज का नहीं अभी तीसरा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, द नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉलवर्ट। स्टॉलवर्ट स्टॉलवर्ट मतलब किसी भी चीज को बहुत ताकत से, बहुत लॉयली सपोर्ट करने वाले व्यक्ति को हम स्टॉलवर्ट कहते हैं। अ पर्सन हु सपोर्ट्स समथिंग वेरी स्ट्रांगली, उसे हम कहते हैं स्टॉलवर्ट। ठीक है, देखो अभी ये सेंटेंस देखो, ही वॉज अ स्टॉलवर्ट सपोर्टर। कैसा सपोर्टर था, स्टॉलवर्ट सपोर्टर ऑफ द कॉज, नेवर वेवरिंग इन हिज कमिटमेंट। वो अपने कमिटमेंट से वेवर नहीं करता था। वेवर करना मतलब अपने कमिटमेंट से हिलना, तो वो हिलता नहीं था अपने कमिटमेंट से। उसने एक बार जो ठान ली तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना। ऐसा जो सपोर्ट करने वाला रहे उसे क्या कहेंगे हम, स्टॉलवर्ट कहेंगे। ठीक है, आपने कमेंट्री में अगर सुना होगा, जब अगर आप इंग्लिश कमेंट्री सुनते होंगे स्पोर्ट्स की, तो आपने सुना होगा कि कोई एक प्लेयर का नाम लेंगे, जैसे सुनील गावस्कर इज द स्टॉलवर्ट ऑफ क्रिकेट, है ना, स्टॉलवर्ट्स। तो स्टॉलवर्ट मतलब ही इज वेरी लॉयल टू क्रिकेट, ही हैज़ बीन वेरी लॉयल टू क्रिकेट, और वो उनके जीवन में क्रिकेट के अलावा और दूसरा कुछ नहीं था। क्या होगा मीनिंग इसका, लॉयल, रिलायबल एंड हार्ड वर्किंग, है ना, वेरी हार्ड वर्किंग, जो उसी एक कॉज के लिए बने हैं। जैसे सिनोनिम्स क्या होगा इसका, स्टर्डी, अनवेवरिंग यानी स्थिर, बिल्कुल स्थिर, पीछे एक चट्टान की तरह खड़े रहने वाला, स्टेडफास्ट या रिजोल्यूट। रिजोल्यूट मतलब टिक के रहने वाला, जो हिलता नहीं है, अपने ध्येय को मिलाने से पहले पीछे नहीं हटेगा, ऐसा व्यक्ति रिजोल्यूट या रेजिलियंट। एंटोनिम क्या होंगे इसके, चट्टान की तरह स्थिर रहने वाला अगर स्टॉलवर्ट है तो उसका एंटोनिम क्या होगा, ऐसा कोई जो गिर जाएगा, मतलब वो वीक होगा। या भगोड़ा हो सकता है जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते, अनरिलायबल, भाग गया मैदान छोड़ के, अनरिलायबल। या वेवरिंग, जो स्थिर नहीं, वो डगमगा जाएगा, तो जो डगमगा जाएगा दैट इज द अपोजिट ऑफ स्टॉलवर्ट, ऑफ वेवरिंग। वेवरिंग का मतलब होता है डगमगाना, समझ गए। तो स्टॉलवर्ट इज बेसिकली someone that supports a cause very loyally, right? Chalo, let us now move on to the next word, sorry. The next word we have is reek. reek, अरे reek, reek का मतलब होता है बदबू। बदबू या बदबू आना दोनों भी होता है reek। बदबू तो वैसी भयंकर होती है ना, तो बदबू इज reek। देखो सेंटेंस, the garbage left in the heat for days began to reek, forcing the neighbors to complain. The garbage left in the heat for
प्लेस बिगैन टू रीक, उसमें से बदबू आने लगी। इट बिगैन टू रीक मतलब इट बिगैन टू स्मेल वेरी बैडली। क्या मतलब हुआ इसका? टू एमिट अ स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट स्मेल, अगर है ना वर्ब की तरह अगर लिया जाए, या अ स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट स्मेल अगर नाउन की तरह लिया जाए, दोनों की तरह यूज होता है, बदबू या बदबू आना। सिनोनिम क्या होगा इसका? स्टिंक, स्टिंक मतलब फिर से बदबू आना, स्मेल ये तो है ही, स्टेंच, स्टेंच का भी मतलब होता है बहुत अनप्लीजेंट सी स्मेल आना, बदबू आना भी। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? फिर सुगंध होगा, बदबू का एंटोनिम क्या है? फ्रैग्रेंस, राइट, फ्रैग्रेंस या एरोमा या परफ्यूम, दीज आर प्लीजेंट स्मेल्स, फ्रैग्रेंस, एरोमा या परफ्यूम। वेयर एज रीक मीन्स इट स्मेल्स वेरी बैड, बैड स्मेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज विलिफाई। विलिफाई का मतलब होता है बदनाम करना। इफ यू आर विलिफाइंग समवन दैट मीन्स आप किसी को बदनाम कर रहे हो, है ना, बहुत बुरा भला कह के उसे बदनाम कर रहे हो, ऐसे करना कहते हैं विलिफाई करना। ठीक है, लेट अस गो थ्रू द सेंटेंस। द पॉलिटिशियन वाज vilified by the press for his controversial statements. The politician was vilified by the press, यानी पॉलिटिशियंस को विलिफाई किया गया प्रेस के द्वारा क्योंकि उसने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। जैसे आपने अभी वो कोलकाता का जो केस है उसमें सुना होगा कि बहुत बार ऐसा हुआ कि वहाँ के सरकार में जो यानी जो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वहाँ के मंत्री अनाप शनाप बयान देते जा रहे हैं, तो फिर उनकी बदनामी प्रेस हो गया या जो जनता है वो कर रही है, तो दे आर विलिफाइंग दी मिनिस्टर्स देयर इन द गवर्नमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो विलिफाई का मतलब है बदनामी करना, किसी को बुरा भला कहना, ऑफ कोर्स बिकॉज दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। मीनिंग क्या होगा इसका? टू स्पीक और राइट अबाउट इन एन अब्यूजिवली डिस्पैरेजिंग मैनर, बदनामी करना और बहुत कड़वे शब्दों में निंदा करना, गलत लिखना। सिनोनिम क्या होगा इसका? टू डिफेम, स्लैंडर या मलाइन। डिफेम करना मतलब बदनामी करना, स्लैंडर मतलब गलत शब्द कहना किसी को, और मलाइन करने का मतलब होता है बदनामी करना, किसी की इमेज खराब करना, है ना, किसी की इमेज को टार्निश करना, दैट इज कॉल्ड मलाइन, टू मलाइन समवन, राइट। एंटोनिम, व्हाट इज द एंटोनिम? फिर जैसे डिफेम करना, अगर यानी डिफेम करने का मतलब क्या होता है? किसी की बदनामी करना, राइट। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना, मतलब टू प्रेज और टू कमेंड और टू एग्जॉल्ट, है ना, यानी टू से समथिंग गुड अबाउट समवन, टू एग्जॉल्ट, राइट। ध्यान में समझ में आ गया ये विलिफाई? विलिफाई मीन्स टू से समथिंग वेरी बैड अबाउट समवन, टू विलिफाई समवन। चलो नेक्स्ट, मर्की, मर्की वाटर्स। मर्की वर्ड आपने बहुत बार वाटर्स के साथ सुना है। मर्की का मतलब क्या होता है? मर्की मीन्स समथिंग जो समथिंग विच इज वेरी अनक्लियर या ऑब्सक्योर या धुंधला, या जो पानी होता है ना, पानी में अगर मिट्टी मिल जाए तो वो पानी कैसा हो जाएगा? धुंधला हो जाएगा, तो दैट धुंधला वाटर इज कॉल्ड एज मर्की वाटर। ठीक है, तो एनीथिंग दैट इज धुंधला विच इज नॉट क्लियर इज कॉल्ड मर्की, राइट। चलो देखो सेंटेंस, लेट अस गो थ्रू द सेंटेंस। द डिटेल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेयर मर्की। कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स कैसे थे? मर्की थे। मर्की मतलब धुंधले थे, क्लियर नहीं थे, उसमें कुछ तो भी गड़बड़ होने के चांसेस थे। लीडिंग टू कंफ्यूजन ड्यूरिंग निगोसिएशंस, इसकी वजह से बातचीत करने में, निगोसिएशन करने में डिफिकल्टी जा रही थी। तो क्या मीनिंग होगा इसका? डार्क एंड ग्लूमी स्पेशली ड्यू टू थिक मिस्ट। मिस्ट मतलब धुंधलापन, ठीक है। मिस्ट मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, मिट्टी के पार्टिकल्स जो पानी में घुल जाते हैं और जिनके बाद जिसकी वजह से पानी धुंधला सा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मिस्ट। नॉट फुली एक्सप्लेन्ड और अंडरस्टूड, जिसकी वजह से चीज़ें क्लियर नहीं दिखती। मैं मर्की को वाटर्स के संदर्भ में आपको बता रहा हूँ, लेकिन मर्की एक्चुअली मीन्स धुंधला, जहाँ पे क्लियर कुछ ना दिखे, दैट इज कॉल्ड मर्की, राइट। व्हाट इज द सिनोनिम फॉर इट? क्लाउडी, क्लाउडी इज अगेन धुंधला। ऑब्सक्यूर मतलब अनक्लियर, एंड अनक्लियर इज अगेन अनक्लियर, राइट। व्हाट इज एंटोनिम्स? व्हाट आर द एंटोनिम्स फॉर मर्की?
क्लियर या ट्रांसपेरेंट या ब्राइट, जिसमें उजाला बहुत, और उजाले की वजह से फिर क्या होती है, क्लैरिटी होती है, राइट। तो समझ गए, मर्की का मतलब होता है धुंधला, समथिंग विच इज नॉट क्लियर। क्लियर, आपको क्लियर है कि अभी भी आपके लिए ये सारी चीजें मर्की है? नहीं ना, क्लियर है। चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज फ्रॉलिक। अरे फ्रॉलिक बहुत मस्त वर्ड है। फ्रॉलिक का अगर एक वर्ड आपको दूं हिंदी में, तो द फ्रॉलिक इन हिंदी कैन बी कॉल्ड एज मस्ती, है ना। मस्ती करना मतलब फ्रॉलिकिंग। फ्रॉलिक इज लाइक मस्ती, ठीक है। देखो सेंटेंस आपको ध्यान में आएगा, वाई इज फ्रॉलिक कॉल्ड मस्ती। द चिल्ड्रन फ्रॉलिक्ड इन द पार्क enjoying the warm afternoon। चिल्ड्रन ने पार्क में क्या किया, बहुत मस्ती की। दे फ्रॉलिक्ड इन द पार्क enjoying the warm afternoon। तो बहुत वार्म आफ्टरनून थी, और इसलिए चिल्ड्रन क्या कर रहे थे वहाँ पे, बहुत मस्ती कर रहे थे। हंसी मजाक करना, खेलना कूदना उछलना, ये सारा आ गया फ्रॉलिक में, है ना। खेलना कूदना उछलना, दैट इज कॉल्ड फ्रॉलिकिंग, ठीक है। देखो सेंटेंस, सॉरी, लेट अस सी द मीनिंग। टू प्ले एंड मूव अबाउट चेयरफुली, एक्साइटेडली और एनर्जेटिकली। अ प्लेफुल एक्शन और मूवमेंट, कोई भी एक्शन जिसमें खेल हो, मस्ती हो, एंजॉयमेंट हो, उछल कूद हो। सिनोनिम, प्ले, रॉम्प या केवॉर्ट। केवॉर्ट का मतलब है नाचना गाना उछलना। नाचना गाना उछलना, इसके लिए कौन सा वर्ड है, केवॉर्ट। इसलिए केवॉर्ट कैन बी अ सिनोनिम फॉर फ्रॉलिक। एंटोनिम क्या हो सकते हैं इनके, इनके एंटोनिम हो गए मोन। मोन मतलब शोक व्यक्त करना। अब शोक जब आप व्यक्त करेंगे तब आप उछल कूद मस्ती तो नहीं करेंगे, राइट। सल्क, सल्क डिप्रेशन में जाना बहुत, है ना, एकदम ऐसा बहुत बुरा लगना, वो टाइम पे भी आप उछल कूद नहीं करोगे। या बी सीरियस, सीरियस होना, समझ गए। तो फ्रॉलिक, आई होप द वर्ड फ्रॉलिक इज क्लियर नाउ। फ्रॉलिक का मतलब होता है मस्ती, जस्ट एंजॉय, उछल कूद करना, खेलना। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज जॉल्ट। जॉल्ट इज अ वेरी सिंपल वर्ड, हमेशा सुना है आपने। जॉल्ट का मतलब होता है झटका। मिस्टर झटका होता है ना मोटू पतलू में, मेरी बच्ची हमेशा देखती है मोटू पतलू, इसलिए मिस्टर झटका इज लाइक मिस्टर जॉल्ट, ठीक है। तो जॉल्ट इज झटका, किसी भी झटका। देखो सेंटेंस, द सडन जॉल्ट, झटका जो लगेगा वो सडन ही लगेगा। द सडन जॉल्ट ऑफ द कार मेड एवरीवन इनसाइड जंप इन देयर सीट्स। अचानक जो झटका लगा उसकी वजह से सारे सीट पे चले गए। मीनिंग क्या होगा, टू पुश और शेक समवन और समथिंग एब्रुप्टली एंड रफली, अ सडन रफ मूवमेंट, अचानक से होने वाली रफ मूवमेंट। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, शॉक, जार या शेक। अचानक से होने वाली चीज से क्या होगा, शेक होगा, जार हो जाएगा। एंटोनिम्स, अगर झटका इज एंटोनिम देन उसका, झटका इज द वर्ड देन उसका एंटोनिम क्या होगा, टू रिमेन काम, स्टेबल। ये क्या हो जाएंगे उसके, काम, स्टेबल से स्टेबिलाइज या सूद, आराम देना किसी चीज को, ठीक। जैसे हमारे डॉक्टर ने भी मुझे कहा कि जब आप खांसते हो तो अचानक गले को जोल्ट मिलता है, झटका पड़ता है ना। गले को आराम देने के लिए क्या करो, अब थोड़ी सी हल्दी लिया करो। हल्दी वो एक तो गुड़ के साथ या नमक के साथ, थोड़ी सी गुड़ के साथ ही खाओ बोले, क्योंकि नमक के साथ कफ बढ़ेगा। तो गुड़ के साथ थोड़ा खा लिया करो, हल्दी से सूदिंग इफेक्ट आएगा। सूदिंग इफेक्ट मतलब वो शांत करेगा गले को, ठीक है। तो सूद का मतलब होता है शांत करना, ठीक। चलो द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज गार्गेंचुअन। गार्गेंचुअन, गार्गेंचुअन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, समथिंग इन ह्यूज क्वांटिटी। एक तो क्वांटिटी या ह्यूज साइज, कुछ भी बहुत बड़ा इज कॉल्ड गार्गेंचुअन, ठीक है। देखो सेंटेंस देखेंगे, द रेस्टोरेंट ऑफर्ड अ गार्गेंचुअन बर्गर दैट कुड इजीली फीड 3 पीपल। इतना बड़ा बर्गर दिया कि वो 3 लोगों के लिए काफ़ी था। तो जस्ट इमेजिन दैट इज अ ह्यूज बर्गर, दैट इज गार्गेंचुअन। मीनिंग इनॉर्मस, समथिंग वेरी लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, ह्यूज, मैसिव या
colossal. Colossal means again something which is very large. एंटोनिम टीनी, स्मॉल या माइन्यूट, छोटा सा. समझ गए, बहुत सिंपल सा वर्ड है गार्गेंचुअन. चलो नेक्स्ट वर्ड एंड द लास्ट वन फॉर टुडे इज टर्कोइज. टर्कोइज. टर्कोइज इज नथिंग बट अ कलर. टर्कोइज ये बाकी कुछ नहीं है, कलर है जो ग्रीनिश टिंज वाला ब्लू कलर होता है ना. इट इज ब्लू बट इट हैज अ ग्रीनिश टिंज टू इट, दैट इज ग्रीनिश ब्लू कलर या ब्लूइश ग्रीन. ब्लूइश ग्रीन नहीं, ग्रीनिश ब्लू कहेंगे उसको, तो ग्रीनिश ब्लूइश टर्कोइज. ठीक है. देखो क्या बोला, द आर्टिस्ट चूज अ टर्कोइज शेड फॉर द ओशन इन हर पेंटिंग. ओशन के पानी के कलर के लिए टर्कोइज शेड चूज किया. ठीक है, तो उसी कलर का होता हो. तो हाँ, ग्रीनिश ब्लू कलर. ठीक है, ग्रीनिश ब्लू कलर इज टर्कोइज, हैविंग ग्रीनिश ब्लू कलर है ना. इसके सिनोनिम क्या होंगे, एक्वा, सियान या टील. ठीक है, ये और भी कलर के नाम हैं जो उसी टाइप में आते हैं, उसी के अलग अलग शेड्स. हाउएवर अब ये कलर का नाम है तो इसका एंटोनिम तो कोई होगा नहीं, राइट. ठीक, यहाँ तक क्लियर है. चलो, तो दीज वेर द 10 वर्ड्स. नाउ देर इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर यू पीपल. आज आपका काम थोड़ा ज़्यादा है रोज से. रोज आपको एडिटोरियल के 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं. आज मैं आपके लिए 10 ब्लैंक्स की क्लोज टेस्ट लाया हूँ, जिसका स्क्रीनशॉट आपको पहले निकालना है. ठीक है, तो दिस इज द क्लोज टेस्ट. अब इसका पहले स्क्रीनशॉट निकाल लो. वी आर नॉट रीडिंग द एंटायर क्लोज टेस्ट नाउ. ये स्क्रीनशॉट इसका निकाल लो. फर्स्ट पेज निकाल लिया. चलो सेकेंड पेज का स्क्रीनशॉट निकाल लो. ठीक है, डन. अब नीचे आपको अभी जो हमने सारे वर्ड्स देखे, वोकैबुलरी में जितने वर्ड्स देखे, वो सारे वर्ड्स यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं. कोई भी हर एक वर्ड में एक एक वर्ड बैठेगा. फर्स्ट में कौन सा बैठेगा, सेकंड में कौन सा, थर्ड में कौन सा. बस 1 to 10 इतने आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं. ठीक है, तो आज आपको उन 5 सवालों के जवाबों के अलावा इस क्लोज टेस्ट के भी 10 ब्लैंक्स के जवाब देने हैं. यहाँ पे हर ब्लैंक के लिए 5 ऑप्शंस नहीं है, यही 10 ऑप्शंस है जिनमें आपको सारे क्लोज टेस्ट के जवाब देने हैं, राइट. चलो, let us now move on to the editorial. So the editorial is on the unified pension scheme that the government has just launched. So I request you all to just go through the first para and then we will discuss. ठीक है, पढ़ लो इसको.
ठीक है, डन, पढ़ लिया, वेरी गुड। चलो नाउ लेट अस रीड इट टुगेदर। क्या दिया है? मिडिल पाथ, बीच का रास्ता निकाला है सरकार ने ऑन दी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। बीच का रास्ता क्यों कह रहे हैं ये? क्योंकि पहले ओपीएस था, ओल्ड पेंशन स्कीम, फिर एक नेशनल पेंशन स्कीम आया 2004 से, और फिर अभी यूपीएस द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम की कुछ चीज़ें और न्यू नेशनल पेंशन स्कीम की कुछ चीज़ें, इनको मिला के यूपीएस बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। द सेंटर हैज रिस्टोर्ड guaranteed pensions for its employees, meeting their demand halfway and weakly trying to hold on to the principles of fiscal prudence। पहले ही लाइन में ऑथर क्या एग्जैक्ट चीज है वो बता रहे हैं। देखो, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि इसके पहले जो नेशनल पेंशन स्कीम लागू थी 2004 से, उसमें गारंटीड पेंशन की सुविधा नहीं थी। वो कंट्रीब्यूटरी थी, जितना कंट्रीब्यूट करोगे और जितना मार्केट आपको रिटर्न देगा उसके हिसाब से पेंशन मिलती थी। अब जो सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी एम्प्लॉयज थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, दे वेर थिंकिंग दैट दे शुड गेट गारंटीड पेंशन। दैट वाज देयर डिमांड एंड दैट इज व्हाई दे वेर डिमांडिंग ओल्ड पेंशन स्कीम टू बी relaunched. But now what government has done? The government has launched unified pension scheme. It's a completely new pension scheme in which the demand of guaranteed pension has been included, right? तो उनकी डिमांड जो है guaranteed pension की वो इंक्लूड कर दी गई, पर कैसे? हाफ वे, आधे, क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूटरी भी विषय है। दूसरा, इसमें और एक चीज की है सरकार ने, वीकली ट्राइंग टू होल्ड। वीकली मतलब बहुत कैसे तो भी, बस हाथ छूट रहा है पर कैसे तो भी पकड़ के रखा है। वीकली ट्राइंग टू होल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ फिस्कल प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है डिसिप्लिन। फिस्कल प्रूडेंस मतलब फाइनेंशियल डिसिप्लिन। क्या है? अगर पेंशन्स में बहुत ज़्यादा सरकारें खर्च करने लगे तो ऐसा होगा कि बाकी की स्कीम्स के लिए पैसे नहीं बचते। ठीक है, और इसीलिए फिस्कल डिसिप्लिन अगर फॉलो करना होता है तो पेंशन्स को जनरली कम रखा जाता है, इसलिए सरकारें कंट्रीब्यूटरी पेंशन्स लाने की कोशिश करती है। तो फिस्कल प्रूडेंस को भी ध्यान रखना है सरकार को, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी खुश रखना है। तो दोनों के बीच में अभी सरकार समतोल साधने की, बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। Pension schemes around the world, whether contributory and market linked or underwritten by exchequer, are facing a crisis due to multiple factors including demographic reasons। दुनिया भर में जितनी भी पेंशन की स्कीम्स है, फिर वो चाहे कंट्रीब्यूटरी और मार्केट लिंक्ड वाली हो जैसे नेशनल पेंशन स्कीम है वो, या फिर ऐसी कि जिसमें अंडर रिटन बाय एक्सचेकर। अंडर रिटन बाय एक्सचेकर का मतलब होता है जहाँ पे मतलब यहाँ पे सरकार जो पैसे देने वाली है तो उन्होंने गारंटी दी होती है कि हम आपको बाद में गारंटीड अमाउंट इतनी पेंशन में देंगे। ये जहाँ पे भी हो वहाँ पे दे आर फेसिंग क्राइसिस। क्यों क्राइसिस फेस कर रहे हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं इनके लिए, जिसमें डेमोग्राफिक रीजंस भी एक फैक्टर है। डेमोग्राफिक रीजंस मतलब सरकारों के बढ़ते हुए खर्चे लोगों के सिचुएशन के हिसाब से बढ़ रहे हैं। According to the Reserve Bank of India, the total budget estimates of various states and union territories for pensions in 2023-24 was 5,22,105.4 crores। Means जितने भी राज्य है हमारे यहाँ पे और यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका अगर बजट के एस्टिमेट्स निकाले जाए 2023-24 के, तो उनके हिसाब से हम पेंशन्स के लिए, सिर्फ पेंशन्स के लिए 5,22,105 रुपये, 105 करोड़ रुपए, यानी मोटा मोटा समझो तो 5.25 लाख करोड़ रुपए सिर्फ पेंशन्स के लिए हम हर साल खर्चा कर रहे हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिला के, विच इज बिटवीन 6 to 21% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। उनको जितना पैसा आ रहा है उनमें से कुछ स्टेट्स का अच्छा है जो 6% कर रही हैं, पर कुछ जगह तो 21% तक का खर्चा सिर्फ और सिर्फ पेंशन्स में जा रहा है। पेंशनर्स आर्ग्यू दैट इट इज देयर डेफर्ड वेजेस।
और पेंशनर्स का कहना क्या है? पेंशनर्स का कहना है कि ये तो पैसे हमारे ही है जो हम काम जब कर रहे थे तब नहीं लिए, इसलिए अब हमें पेंशन के तौर पे मिलने चाहिए। तो दिस इज नथिंग बट देयर डेफर्ड वेजेस। डेफर का मतलब हमने पहले भी देखा है, डेफर मतलब बाद में का, बाद में दिया हुआ पैसा। तो वो कह रहे हैं कि ये हमारा तब का पैसा है जो अब हमें अभी मिल रहा है। ठीक है, तो ये इनका आर्गुमेंट है। इट कैन ऑल्सो बी आर्ग्यूड दैट पेंशंस फ्रॉम द एक्सचेकर आर एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। ये भी बात ध्यान में रखने जैसी है कि पेंशंस ये आगे की जनरेशन की कॉस्ट पे आता है। यानी आप आगे, आपने आज पेंशन की स्कीम बना दी, लेकिन पैसा कब देना है? पैसा आज देना है? पैसा देना है 20 साल बाद। अब वो 20 साल बाद जो पैसा देना है, मतलब उस 20 साल बाद जो लोग रहेंगे उन पे आप अभी से बर्डन डाल रहे हो। ठीक है, तो इस हिसाब से पेंशन का कैलकुलेशन होता है। गवर्नमेंट्स आर आउटसोर्सिंग, अभी देखो क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट्स आर आउटसोर्सिंग जॉब्स थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स दे रहे हैं, है ना, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब दे रहे हैं। रिजोर्टिंग टू इनोवेशंस सच एज अग्निपथ, अग्निपथ जैसी शॉर्ट सर्विस स्कीम, शॉर्ट सर्विस स्कीम फॉर मिलिट्री सर्विसेज, अग्निपथ जैसी स्कीम ला रहे हैं। एंड बलूनिंग ऑफ पेंशन बिल्स इज अमंग द रीजंस दैट ड्राइव सच मेजर्स। तो यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं कि सरकारों को बहुत सारे नए नए कदम इसके लिए उठाने पड़ रहे हैं। जैसे जो सरकारी काम है उसे आउटसोर्स करो, प्राइवेट कंपनी को दे दो। प्राइवेट कंपनी को दे दो मतलब क्या, या किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे दो, मतलब इससे क्या होगा कि उस व्यक्ति को काम करने के पैसे देने पड़ेंगे। वो व्यक्ति रिटायर होने के बाद उसको पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। या क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट पे रखो लोगों को, 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे, 20 महीने के, है ना, 11-11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे रखते जाओ। यानी वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होगा तो उसको पेंशन नहीं देना पड़ेगा। या शॉर्ट सर्विस स्कीम्स लाओ जैसे अग्निपथ, इसमें भी पेंशन की सुविधा नहीं होती, है ना। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बलूनिंग ऑफ पेंशन बिल्स, पेंशन बिल्स, पेंशन के जो बिल्स है सरकार के, बिल मतलब बिल देना पड़ता ना, बिल देना है मतलब पेंशन जो देनी है, उसके जो बिल्स है वो बहुत बढ़ रहे हैं, वो दिन ब दिन बहुत बढ़ रहे हैं। तो एनीथिंग दैट इज ग्रोइंग इट इज बलूनिंग, समथिंग दैट इज इंक्रीजिंग और ग्रोइंग इज बलूनिंग, इज अमंग द रीजंस दैट ड्राइव सच मेजर्स। गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो लीविंग पोस्ट्स अनफिल्ड। और एक काम सरकारी कर रही है कि जगह ही मत भरो, जगह खाली रखो। क्यों जगह खाली रखो? क्योंकि अगर जगह खाली रखेंगे तो सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी और पेंशन भी नहीं देनी पड़ेगी, इसलिए जगह मत भरो। ऑल सच मेजर्स आर लीडिंग टू टू थिंग्स। ये सारी चीज़ें दो चीज़ों, और इन सारी चीज़ों की वजह से दो और चीज़ें हो रही हैं। वो क्या हो रही है तो अगले पैरा में आपको देखने को मिलेगा। नाउ रीड दिस नेक्स्ट पैरा एंड देन वी विल डिस्कस इट। पढ़ लो इसको। चलो डन। बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकती इसके लिए, अगर आपको लगता है तो आप पॉज करके पढ़ लिया करो। चलो हाँ, तो टू थिंग्स, दो चीज़ें होती है। कौन सी दो चीज़ें? देखो, फर्स्ट, इट निगेटिवली अफेक्ट्स स्टेट कैपेसिटी, यानी गवर्नमेंट की कैपेसिटी को निगेटिवली अफेक्ट करता है।
एंड सेकेंड, इट रिड्यूसेस एवेन्यूज फॉर गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर जॉब्स फॉर इंडियाज एक्सपांडिंग नंबर ऑफ यंग जॉब सीकर्स। से दो चीजें हो रही है। क्या हो रही है? दो चीजें। एक तो ये सरकार की जो काम करने की कैपेसिटी है उसको निगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है, यानी सरकार जहां पे पैसे लगाना चाहिए वहां नहीं लगा पा रही। दूसरी चीज क्या हो रही है? दूसरी चीज, इसकी वजह से सरकारें जगह नहीं भर रही है, तो बहुत सारे जो यंग लोग हैं नए जिनको जॉब चाहिए उनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। द न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, sorry, the new pension scheme NPS, which was market linked and managed by autonomous entity, was introduced during stock market boom। ये जो एनपीएस की स्कीम थी, ये जब लॉन्च हुई थी 2004 में, तो स्टॉक मार्केट में बूम था, तब लॉन्च हुई थी। 2 decades later, when people began retiring under the NPS, those who joined after January 1, 2004, रिटायरिंग आफ्टर ज्वाइनिंग एनपीएस, यानी जिनका 2000 क्या ज्वाइंड आफ्टर जनवरी 1, 2004, क्योंकि जनवरी 1, 2004 से ही एनपीएस लागू हुआ था। इट टर्न्ड आउट दैट दे वर रिसीविंग मच लेस देन व्हाट दे वुड हैव गॉट अंडर द ओल्ड स्कीम। उन्हें एनपीएस के अंडर जो लोग रिटायर हुए उनको ये पता चला कि हमको जो पैसा मिला है वो बहुत कम मिला है एज कंपेयर्ड कि अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम में होते तो शायद हमें ज्यादा, शायद नहीं हमें ज्यादा मिलता। नेक्स्ट, with the Congress making the restoration of old scheme a central piece of its politics, the BJP was pushed to the corner। दूसरी चीज इसमें क्या कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाना ये एक चुनावी मुद्दा कांग्रेस ने बनाया, जिसकी वजह से बीजेपी पे प्रेशर आ गया। बीजेपी वॉज पुश्ड टू द कॉर्नर, यानी एक कोने में ढकेल दिए गए, इसका मतलब होता है प्रेशर डाला गया। अ कमिटी लेड बाय फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर and cabinet secretary designate TV Somanathan devised a middle path that involves employee contributions and enhanced share from the center। फिर सरकार ने क्या किया? सरकार ने टीवी सोमनाथन के अंडर एक कमेटी बनाई। टीवी सोमनाथन कौन है? पहले तो ये फाइनेंस सेक्रेटरी थे और अभी कैबिनेट सेक्रेटरी होने वाले हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी डेजिग्नेट का मतलब होता है उन्हें डेजिग्नेट किया गया है, चुन लिया गया है, बस उन्होंने अपना काम अभी संभालना बाकी है। ठीक है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी डेजिग्नेट टीवी सोमनाथन, इन्होंने क्या किया? एक बीच का रास्ता निकाला। बीच के रास्ते में क्या है? इट इन्वॉल्व्स एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो रहेगा, इसमें एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट करेंगे, पर एनहांस्ड शेयर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर की तरफ से शेयर एनहांस्ड रहेगा। मतलब सेंटर कंट्रीब्यूटरी का मतलब क्या होता है कि जब एम्प्लॉय कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है तो सरकार भी कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है। इस केस में क्या हो रहा है कि सरकार अब ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, एनहांस्ड शेयर। ठीक है, द यूनिफाइड पेंशन स्कीम approved by the cabinet promises a pension of 50% of the average basic pay of the last 12 months before retirement and a minimum pension of rupees 10,000 for those who worked for at least 10 years। यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या अप्रूव कर दी है? जो अप्रूव की है कैबिनेट ने, उसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 25 साल तक काम करता है सरकार के लिए और वो अगर रिटायर होता है तो उसकी रिटायरमेंट के वक्त, 25 साल के बाद रिटायर हो गए तो रिटायरमेंट के वक्त उसकी जो पिछले 12 महीनों की जो सैलरी थी बेसिक पे, उसका एवरेज निकाला जाएगा और उसका 50% उसको पेंशन की तरह दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति कम से कम 10 साल के लिए काम करता है सरकार के लिए तो उसको मिनिमम 10,000 की तो पेंशन मिलनी ही मिलनी है, उससे कम तो नहीं मिलेगी किसको भी। ठीक है, तो दीज आर दी 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द यूपीएस। ठीक, चलो नाउ लेट अस गो थ्रू द लास्ट पैरा, जस्ट गो थ्रू इट क्विकली।
ठीक है, चलो पढ़ लिया। क्या दिया है लास्ट पार्ट में? The center's share towards the scheme was increased from 14% under NPS to 18.5%, which Prime Minister Narendra Modi has said will ensure government employees dignity and financial security. तो सरकार ने यूपीएस में क्या किया है? गवर्नमेंट का शेयर, जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट का शेयर एनहांस हुआ है, मतलब कितना हुआ है? एनपीएस में 14% था, यूपीएस में उसको बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है, जिसे नरेंद्र मोदी ने, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि इट इज अ वेरी गुड स्टेप विच विल इंश्योर डिग्निटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। द बीजेपी एंड द गवर्नमेंट शुड नोट दैट नो रिफॉर्म कैन बी सस्टेनेबल विदाउट ब्रॉड पॉलिटिकल कंसेंसस। लेकिन ये सबकी सहमति से अगर हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा ऑथर का सजेशन है। सोशल सिक्योरिटी फॉर ओल्डर पीपल मस्ट कवर द वाइडेस्ट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। नाउ द ऑथर हियर इज सेइंग दैट जब आपको सोशल सिक्योरिटी देनी है तो हमारी जो समाज में सबसे एक तो ओल्डेस्ट पीपल जो है ना, जो बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि दे आर द वंस हु आर डिपेंडेंट, तो उनकी देख रेख करना ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर एन ऑर्गेनाइज्ड प्रेशर ग्रुप एंड हैविंग मैनेज्ड टू रिस्टोर देयर गारंटीड पेंशन, दे शुड होल हार्टेडली वेलकम द यूपीएस rather than protest against employee contribution. So author now is saying that government employees ये एक organized pressure group है, ये organized है, इनके groups है, तो ये प्रेशर डाल सकते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स है जिनमें लोगों की संख्या बहुत है, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से प्रेशर नहीं डाल सकते सरकारों पे। पर यहाँ पे सरकारी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका प्रेशर ग्रुप बहुत अच्छे हैं, वो बहुत प्रेशर डालते हैं सरकार पे, और जिसकी वजह से सरकार ने उनकी मांगों को माना भी है और उनकी ओल्ड पेंशन के हिसाब से गारंटीड पेंशन की जो उनकी डिमांड थी कि इतना इतना पक्का हमको पेंशन मिलना चाहिए, वो तो सरकार ने मान ली है। अब उन्हें यूपीएस को स्वीकार लेना चाहिए और सिर्फ एम्प्लॉय को भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ रहा है, इस चीज़ के लिए अभी प्रोटेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। ठीक, तो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस एडिटोरियल देयर आर फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पेंशनर्स आर्गुमेंट टुवर्ड्स पेंशन। पेंशनर्स की क्या आर्गुमेंट है पेंशन मिलने के बारे में, कि इसके ऑप्शंस आपको दिए गए, इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स डू गवर्नमेंट्स टेक टू अवॉइड इंक्रीज इन पेंशन बिल्स। To avoid increase in pension bills, which of the following steps do the governments take? कौन सी स्टेप्स लेती है बताना है। Which of the following word has nearly the same meaning to the word ballooning? ballooning ये वर्ड हमने देखा है, इसका more or less similar meaning का वर्ड आपको बताना है, कौन सा है। What are authors views regarding UPS? ऑथर के यूपीएस के बारे में क्या व्यूज है आपको, और पैसेज से क्या पता चल रहा है, ये आपको बताना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम पेंशन गारंटीड अंडर यूपीएस। यूपीएस के अनुसार मिनिमम पेंशन कितनी है। तो यहाँ पे एडिटोरियल होता है खत्म। आपके लिए आज क्या क्या काम है, पहले तो इन 5 सवालों के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, और फाइनली व्हाट यू हैव टू डू इज यू ऑल्सो हैव टू आंसर दोज 20 क्वेश्चंस इन दी विच वेर आस्क्ड टू यू इन दी क्लोज टेस्ट। तो आपको जो 10 नए वर्ड सीखे वो भी समझे है या नहीं, वो आपको बताना है। ठीक है, तो लेट अस नाउ स्टॉप हियर विद दिस। थैंक यू वेरी मच।